हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कामराजार पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के। तो सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महानदी रिवर के बैंक पर हमारे इंडिया के उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये जो सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है। सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लोरा की काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट और सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक वास्ट एरिया जो है वो साल फॉरेस्ट भी कवर करते हैं। अब सात कोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो इंडियन स्कीमर्स की रिकॉर्डेड ब्रीडिंग जो है वो देखने को मिली है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम की। और मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है उसमें कल से मीन्स 22 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बैच जो है वो 5 जून से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक रेगुलर डेडिकेटेड फॉर्म में उनकी प्रिपरेशन हो पाए, या फिर आप 2025 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज है वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, 10 मंथ्स का ही कोर्स रहेगा और 10 मंथ्स तक आप रेगुलर बेसिस पर अपने स्टडी कर पाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आप आंसर्स लिख पाएंगे, तो ही आपको इसको ज्वाइन करना है। दूसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो देखो, करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए या फिर अदर किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। यूपीएससी में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा और इस बात पे फोकस भी किया देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर को बहुत सारे टॉपर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर को रीड तो करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रीलिम्स हैं उसमें उन टर्म्स बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मेंस की अगर हम बात करें तो उन टर्म्स को क्वेश्चन में मैनिपुलेट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक इनिशिएटिव लेके के आए हैं और इस इनिशिएटिव में क्या करेंगे, हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, किसी भी जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इन सभी को रीड करना चाहिए। क्योंकि देखो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वैसे क्या है, आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, वो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मतलब आप कर सकते हो एक न्यूज़पेपर को, लेकिन बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में ही, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन पेज आता है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टर्म में रहती हैं उनको वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे मिंट जो न्यूज़पेपर है उसमें स्टार्टिंग का जो सेकेंड पेज आता है वहाँ पर भी इसी तरीके से इलेबोरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को समझाया जाता है। तो जहां पर भी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें लगेगी, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, डीकोडिफाई करेंगे। मतलब एक तरीके से जो भी इशू है, जैसे कि आपने कुछ भी डिस्कस किया, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सर्विसेज वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, दिल्ली यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, इसको लेकर के एक हैंड रिटन जो है वो प्रोविजन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी इसको जोड़ना चाहते हैं, जो जिनको भी लगता है कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड मींस करंट अफेयर से रिलेटेड उनका कहीं पर भी कुछ बाकी ना रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये हम मंथली बुकलेट फॉलो करें, इसमें ये पॉइंट अच्छा है, इसमें ये पॉइंट अच्छा है, इसके चक्कर में इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि वो एक मटेरियल को भी लगभग अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है वोल्केनो टीम के द्वारा, कि ये सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, पीआईबी जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, जहां पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा उन सबको लेकर के एक हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस
प्रोग्राम में कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इसके चार्जेस रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है वो इतने चार्जेस पे कर सकता है। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी इशू फिर इसके बाद में नहीं रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी पॉइंट जो है उसको आप मेंस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इनिशियल फेज में है, जिनको नहीं पता चलता है, और ये बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के साथ में, जिनको नहीं पता चलता है कि ये टर्म को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मेंस में जो है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इस इनिशिएटिव में आपको दिया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव में कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 100 रुपीज़ पर मंथ जो है इसके चार्जेस रहेंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फिपिक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले G7 ग्रुप की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इंडिया को एज दी गेस्ट मेंबर जो है वहां पर इनवाइट किया गया जापान के हिरोशिमा में। वहां पर इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एरिया ही उससे इफेक्टेड होता है, ग्लोबली लेवल पर उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इफेक्ट हुई। इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने जो कंज्यूमिंग ऑयल जो है या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इन कंट्री के ऊपर। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो क्रिएट हुए। साथ ही साथ में वीट प्रोडक्शन में भी उनका काफ़ी अच्छा रोल है। और हमारे इंडिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर अदर कंट्रीज जो डिपेंडेंट थे रसिया यूक्रेन के ऊपर वीट को लेकर के, वहाँ पर इंडिया ने अवेलेबिलिटी करवाई। ओके, तो उसके बाद में G7 में पार्टिसिपेट करने के बाद में इंडिया जो है वो गए हैं फिपिक समिट में पार्टिसिपेट। ये फिपिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 3rd समिट है। फर्स्ट इसकी जो समिट हुई थी वो 2014 में फिजी में हुई थी, और सेकंड जो इसकी समिट हुई थी 2015 में वो हमारे इंडिया में जयपुर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी इसकी ये 3rd समिट हुई है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समिट में देखो ये बात बोली गई है, हमारे इंडिया जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला है कि फिपिक में ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज कौन से हैं। पहले आप मैप को देखिए, यहाँ पर अगर हम मैप को देखेंगे तो ये कंट्री जो हैं वो फिपिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और इसमें ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पर जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है वो इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया और इन 14 पैसिफिक आइलैंड्स के बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया ने अलग अलग लेवल पर हमेशा इन कंट्रीज को सपोर्ट किया है। दूसरा, जैसे कोविड के टाइम में हम देखें तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और भी अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और अभी जो मीटिंग हुई है वो हुई है पपुआ न्यू गिनिया में। इसकी जो लोकेशन है वो आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, और यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने बोला है कि ये जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है वो स्मॉल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी साइज जो है कंट्री की वो छोटी है, लेकिन आपका जो रोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन को फ्री एंड ओपन रखने के लिए पूरे वर्ल्ड में आपका एक इम्पोर्टेंट रोल है। आपको किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना करके अपना इंडिपेंडेंट रोल जो है वो एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने जो जो सपोर्ट किया है और अश्योर भी किया है कि जब भी ज़रूरत होगी तब तब इंडिया जो है वो इनकी हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ पर इन कंट्रीज़ के द्वारा ये प्ली एक पिटीशन लगाई गई है कि G7 और G20 ग्रुप की अभी मेंबरशिप जो हेडशिप जो है वो इंडिया के पास में है। G7 में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको इंडिया रिप्रेजेंट करे, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो ये जो मीटिंग है वो हुई है पोर्ट मोरेस्बे में। अब ये पोर्ट मोरेस्बे, आपको ये नहीं मानना है कि पपुआ न्यू गिनिया में कोई पोर्ट होगा, ये यहाँ की कैपिटल है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिपिक को लेकर के जो भी बेसिक बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है तो हमारे आरबीआई के गवर्नर जो है उन्होंने बोला है कि 2016 के टाइम में जो डिमोनेटाइज देखने को मिला था, हमारे जो भी नोट्स हैं उनका जो सर्कुलेशन बंद किया गया था, 500 1000 के जो नोट थे, तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो बैंक्स में देखने को मिली। तो अभी 2000 का जो नोट है उसको लेकर के सर्कुलेशन रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने बोल दिया है कि बैंक में रश क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
30 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 4 मंथ का टाइम दिया गया है, तो काफ़ी लंबा टाइम जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर रश आकर के रश में जो है आने की ज़रूरत नहीं है, और इजीली जब भी आपको एक तरीके से कन्वीनियंट हो उस टाइम अपने आपके पास में जो भी मनी अवेलेबल है 2000 के नोट में, उनको आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है हम डिस्कस करेंगे। राइटर जो है, यहाँ देखिए, राइटर जो है वो फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट है एंड एविएशन सेफ्टी एडवाइजर है। साथ ही साथ में वो सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल के फॉर्मर मेंबर भी हैं। तो यहाँ पर हमारे आसमान में जो भी एयरप्लेन उड़ते हैं उनकी किस तरीके से लैंडिंग होती है किसी भी हमारे एयरपोर्ट पर, उसको लेकर के राइटर ने यहाँ पर बात बताई है। जैसे कि हम सर्दर्न इंडिया में देखें तो बहुत सारे हमारे जो रनवे हैं एयरपोर्ट के वो हिली रीजन पर बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1997 में बेंगलोर बेस्ड एक एनजीओ है एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस पीआईएल जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में डाली, और उन्होंने बोला कि मंगलोर एयरपोर्ट का जो सेकंड रनवे बनाया गया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू है, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाने चाहिए थे वो वहाँ पर फॉलो नहीं किए गए हैं। हालांकि उनकी पीआईएल को कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। 2002 में इसी ग्रुप ने फिर से पीआईएल डाली, और फिर जो है उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि जो हिल साइड्स के ऊपर जो भी आप रनवे बना रहे हो और उस हिल साइड से हाइट जो है वो काफ़ी स्लोपी रीजन है, तो अगर एयरप्लेन जो है वो लैंड करने में कुछ मिनट कुछ सेकंड का भी डिफरेंस रहा तो वो जाकर के कहाँ पर डंप हो जाएगा, जो भी नीचे स्लोप रीजन है वहाँ पर, उससे लोगों की डेथ हो जाएगी। कोर्ट ने फिर से उनकी पीआईएल जो है वो डिसमिस कर दी। फिर इस पीआईएल का जो रिजल्ट रहा उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जबरदस्ती किसी पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर नहीं करते हैं, और उन्होंने इस बात को लेकर के भी क्लैरिफाई किया कि कंस्ट्रक्टिंग द एयरपोर्ट द गवर्नमेंट शैल कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड ऑल्सो विद एनवायरमेंटल नॉर्म्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को उन्होंने अश्योर किया गवर्नमेंट इसके लिए काम करेगी, हम जो है वो जबरदस्ती इंटरवीन नहीं करेंगे। अभी जुडिशरी जो है जैसे कि जो एक जुडिशल एक्टिविज्म शो करता है कि जुडिशरी प्रेजेंट टाइम में क्या सर्कमस्टेंसेज है, उसके अकॉर्डिंग क्या इशू चल रहे हैं, उनको अपने लेवल पर सो मोटो बेसिस पर जो है भी इंट्रोगेट कर लेती है। ओके, और टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इशू हुए हैं जिनको लेकर के जुडिशरी ने अपने लेवल पर क्वेश्चन उठाया है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ओके, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में क्लियरली बोला गया है कि हमारे इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना जो है वो हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। उस तरीके के हमें लॉज एंड रूल्स बनाए जाने चाहिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट में जो है वो हमारे इंडिया को कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये पिटीशन डाली गई, उससे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, और फिर 2010 में मैंगलोर का जो रनवे था वहाँ पर इशू क्रिएट हो जाता है। 158 लोगों की जान इसमें चली जाती है। उसके बाद में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि पीआईएल तो जो है वो बहुत पहले डाल दी गई थी 1997 में। मतलब इससे एक बात समझ में आई कि जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक आप उस इश्यू को जो है वो सीरियस नहीं लोगे। ओके, और यहाँ पर देखो फिर उसके बाद में जैसे कैलिकट जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पर भी इसी तरीके का इशू देखने को मिलता है। तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो रनवे की जो रनवे होते हैं ना एयरपोर्ट पे, उनकी जो पट्टी होती है वो काफ़ी शॉर्ट बनाई जाने लगी। तो अगर एयरप्लेन जो है वो अगर उसके लैंडिंग में थोड़ा सा अंतर हुआ और वो हाई स्पीड में रहा तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में बनाए जा रहे हैं तो जो भी एयरप्लेन है वो उसमें जाकर के एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा, उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंगलोर को लेकर के क्या है कि इसकी जो पट्टी है वो छोटी है और जो प्लेन था उसके लैंडिंग में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला, जिसकी वजह से आगे जो इंस्ट्रक्टर के रूप में एंटीना जो एस्टेब्लिश करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई गई थी उसमें जाकर के वो एंटर हो गए, उसके उन लोग जो हैं वो उससे इफेक्ट हुए, उनकी डेथ हो गई। और फिर इसमें इस तरीके के इशू जब आते हैं ना तो उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दी जाती है? पायलट को। पायलट की गलती थी। अरे भाई पायलट की गलती नहीं थी, जो इशू है जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं
एविएशन को लेकर के उनको हमें फॉलो किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी एयरपोर्ट को लेकर के जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जो लाइफ है वो इससे इफेक्ट होती है। ओके, तो जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको लेकर के जैसे कुछ कमिटीज़ की यहाँ पर बात की गई है, कुछ टाइम टू टाइम अलग अलग काउंसिल जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि देखो बहुत सारे केसेज जो हैं, जैसे कि 2010 का जो मैंगलोर वाला इशू है, अब 13 ईयर्स जो हैं इसको कंप्लीट हो गए हैं एयरक्राफ्ट क्रैश को, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ऐसा बताया ही नहीं गया है कि किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम बनी रहेगी तो इशू जो हैं वो टाइम के टाइम जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर ही जाते जाएंगे, क्योंकि हम जो हैं वो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए भी हम एयरलाइन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई है ताकि जो भी हमारे इंटरनल लेवल पर इंडिया में कनेक्टिविटी जो है एक सिटी से दूसरे सिटी में वो इजीली जो है वो एयर पासेज के थ्रू हो पाए। ओके, तो इस आर्टिकल में जो भी रिकमेंडेशन है वो बेनिफिशियल है, जो भी ऑडिट की बात बोली गई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अंटार्कटिका सी आइस कवर को लेकर के है। यहाँ पर एक स्टडी की गई है, ये है हमारा अंटार्कटिका साउथ पोल, और यहाँ पर जो है लैंड एरिया है, लैंड एरिया के ऊपर जो है वो आइस कवर है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये लाइन हमें बताती है कि 1981 और 2010 के बीच में ये लाइन तक जो है वो आइस कवर हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आइस कवर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। यहाँ पर जो है वो हम बात अगर करें तो अप्रैल मंथ के आते आते जो है वो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ देखिए, ओके, आइस कवर पहले कितना होता था और अभी आइस कवर जो है वो कितना देखने को मिल रहा है, मतलब आइस कवर जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे आइस मेल्ट हो रही है, ये एक इशू नहीं है। इससे क्या होता है, आइस मेल्ट हो रही है, ये बिल्कुल कोल्ड वाटर है, फ्रेश वाटर है। अब इसकी वजह से जो ओशियन में जो मैराइन वाटर है या फिर जो हॉट वाटर है उसमें इनका मिक्सअप होता है। इसकी वजह से जो हमारी करंट्स हैं, ओशन करंट्स, वो इससे इफेक्ट होती हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इससे इफेक्ट होती है। जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं ओशन लेवल पर, उनका जो फूड चेन है वो इससे इफेक्ट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे देखो जो आइस होती है उसमें होता है अल्बेडो इफेक्ट। मतलब आइस क्या करती है, आइस के ऊपर सनरेज अगर गिरी, टेम्परेचर ज़्यादा है, सनरेज अगर गिरी तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सन का जो टेम्परेचर है, रेज का जो टेम्परेचर, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस मेल्ट होगी, आइस का एरिया कम होगा, मतलब ओशन लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ओशन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है सन के हीट को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है, जब सन की हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा आसपास के ओशन के द्वारा तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है कि 1910 से 2000 के बीच का अगर हम कवर करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी धीरे धीरे, पहले काफ़ी नेगेटिव रहता था अप्रैल के मंथ में भी। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। ओके, और इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो सी का एक्सटेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अंटार्कटिका के आसपास रीजन में कितनी सी है, उसका एक्सटेंशन सबसे कम देखने को मिला है 2023 में। ये रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इशू है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। देखो जुडिशरी में जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से क्लैश देखने को मिल रहा था। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक प्रोसीजर लॉन्च किया था, और इस प्रोसीजर में दिल्ली में जो सर्विसेज हैं उनको उस सर्कुलर में जो है वो बाहर रखा गया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। अब इसको लेकर के जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कम से कम जो ऑफिसर जो हम अपॉइंट करें उनका ट्रांसफ़र कहाँ करना है ये हमारे पास हाथ में पावर होनी चाहिए। तो इसको लेकर के उन्होंने पिटीशन डाली, जुडिशरी ने बोल दिया कि हाँ भाई 3 पॉइंट पब्लिक ऑर्डर
और पुलिस और लैंड एरिया, इनको छोड़ करके जो भी अदर्स एरिया हैं वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट जो है ये काम करेगी दिल्ली गवर्नमेंट, और उनकी लेकर के जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास में है। ओके, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास करवाया है, हमारे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस में बोला गया है कि एक अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी। अथॉरिटी में सीएम जो है दिल्ली के वो चेयरपर्सन होंगे, 2 होम सेक्रेटरी होंगे, और मेजोरिटी में जो है इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। और अगर कोई क्लैश देखने को मिलता है जो एलजी जो है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर पावरफुल रहेंगे। तो एक तरीके से फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर पावर जो है अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। तो एक टसल है, अब इसमें रिव्यू पिटीशन भी डाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जुडिशरी ने रिजल्ट दिया। और यहाँ पर ऑर्डिनेंस को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि राज्यसभा में जब पार्लियामेंट का सेशन हो तो राज्यसभा में क्या किया जाए, उनका जो भी, क्योंकि लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है, राज्यसभा में जो है वो उस बिल को पास ही ना होने दिया जाए, ऑर्डिनेंस को पास ही ना होने दिया जाए, तो खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर अप्सा को लेकर के आसाम के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में अप्सा जो है वो कम्प्लीटली आसाम के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। आसाम का कुछ एरिया 8 जो है वो डिस्ट्रिक्ट और 1 सब डिवीजन, वहाँ पर जो है विदाउट एनी मजिस्ट्रेट परमिशन जो है वो आर्मी को पावर दी गई है। आर्मी जो है वो अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है विदाउट वारंट एंड यूज फोर्स विदाउट ए मजिस्ट्रेट परमिशन। ओके, तो यहाँ पर असम के सीएम ने बोला है कि इस साल के एंड तक, मतलब 2023 के एंड तक जो है वो अप्सा को कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस तरीके की यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने लगी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हम एज ए कोलेब्रेशन या एक तरीके से हम जो है वो जो भी इशू है उसको सॉल्यूशन में उनका यूज़ किया जाएगा, उनको अपॉइंट हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, ई सिगरेट को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है इसको बैन कर दिया गया था हमारे इंडिया में 2019 में, लेकिन अभी भी ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है और ऑफलाइन मार्केट में भी ये अवेलेबिलिटी है। बहुत ही चीप क्वालिटी के हैं जिसकी वजह से इशू जो है क्या ज़्यादा क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो एक तरीके से स्मोकिंग का एक न्यू ट्रेंड था जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया ताकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए। तो यहाँ पर ई सिगरेट को बैन करने के लिए मेन इशू क्या है कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि इस तरीके का इशू जो है वो सोसाइटी में ना फैले। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने परख जो है वो स्टार्ट किया। इसमें एक तरीके से क्या है, परख एक वर्कशॉप है, इसमें अलग अलग हमारे इंडिया के जो स्टेट बोर्ड हैं उनकी मिक्सअप होगा ताकि स्टूडेंट जो है वो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में इजीली जो है वो एंटर कर सके। मतलब अलग अलग स्टेट बोर्ड जो हैं उनका क्राइटेरिया, उनका एग्जाम का पैटर्न जो है वो सिमिलर लेवल पर होना चाहिए ताकि ट्रांसफ़र के टाइम में जब एक स्टूडेंट एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में एंटर करता है तो उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।